नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। पीछे हम लोगों ने प्राचीन भारत के तमाम बिंदुओं को देखा है, जिसमें इतिहास जानने के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, उसके बाद महाजनपद काल, फिर मौर्य, फिर मौर्योत्तर काल, और अब हम पहुंच चुके हैं संगम काल पे। देखिए, यहाँ पर एक चीज विचारणीय है कि जिस काल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें प्रश्न यदे कदे ही पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी प्रश्न पूछे गए हैं वो दुख और अफसोस का कारण बन गए हैं। कारण, हम उत्तर भारत की राजनीति पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम दक्षिण भारत के इतिहास को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि उत्तर भारतीय संस्कृति के साथ साथ हमें दक्षिण भारत की तमिलियन संस्कृति पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा तमिल साहित्यों को भी समझना होगा और संगम काल को भी समझना होगा। इस क्रम में सबसे पहली बात ये कर लें कि जिस काल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं या जिस काल की हम बात करने जा रहे हैं, इसे हम संगम काल कहते हैं। संगम काल या संगम युग के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो संगम काल है या संगम युग है, तो संगम जो शब्द बना है इस संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। संगम का सामान्य अर्थ होता है मिलन, यानी मिलना। आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं कि दो नदियों का संगम है। खासकर जब हम इलाहाबाद वगैरह जाते हैं तो कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। ठीक उसी तरीके से जब हम संगम काल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पर साहित्य का समागम सम्मेलन है, साहित्य का संगम, एक साहित्य का संगम दिखाई देगा। दूसरा, हम पाते हैं न केवल साहित्य का संगम, वरन हम यह भी पाएंगे कि उत्तर और दक्षिण, उत्तर भारत व दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की संस्कृति जो है इनका भी कहीं न कहीं संगम होता हुआ यहां दिखाई देगा। ठीक है। प्लस हम पाएंगे कि संगम काल में ही पहली बार तमिलकम प्रदेश की चर्चा आएगी, यानी कि एक शब्द यहां पे हमें मिलेगा तमिलकम। तमिलकम। अब जब तमिलकम प्रदेश को हम लिखते हैं तो यह एक सिंगल वर्ड अपने आप तीन शब्दों का संबोधन करता है। पहला चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांडे। यानी कि हम पाते हैं कि जिस संगम काल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें चेर वंश, चोल वंश और पांडे वंश, इन तीनों का ही संगम है। ठीक है। प्लस इस काल का नाम संगम युग दिया गया। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है वो है चेर, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन राजवंश है। लेकिन जो संगम जो हुआ, जो साहित्यिक सम्मेलन हुआ अगस्त ऋषि के नेतृत्व में, जो संगम चला वो पांड्य शासकों के नेतृत्व में चला। यानी संगम का नेतृत्व इन शासकों ने किया, यानी कि पांड्य शासकों ने उसका नेतृत्व किया। ठीक। फिर हम पाते हैं कि यह संगम भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित, जैसे कि अभी तो मैंने यहां कुछ लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चूंकि ये सब काम की चीजें हैं, ठीक, तो बाद में काम ही आएंगे पीटी की परीक्षा में, क्योंकि एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जब यहाँ पे लिखे ही हैं तो थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो चेर हैं, ये चोल हैं, ये पांडे हैं, ये है तो राजवंश, लेकिन इन सभी के अपने अपने राज्य चिन्ह हैं। ये हैं सुदूर दक्षिण में ही स्थित। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है चोल, यहाँ लिखा गया है पांडे और यहाँ लिखा गया है चेर, यानी कि अगर मैं इस मैप को बनाऊं तो मैं कहता हूं कि यह चेर राजवंश है। ठीक है। अब यहां से मैं इसको शुरू करूं और यूं लाइनिंग घेरते हुए आगे बढ़ूं तो इसको कहता हूं कि यह पांडे है, पांडे है। और जब मैं यहां से ऊपर चलूं और मैं कुछ इस तरीके से इसको घेरते आगे बढ़ूं, जहां भारत लिखा हुआ है, ये बेसिकली चोल राजवंश है। ठीक। तो देखिए, जो चोल राजवंश है इसका अपना एक विशिष्ट राज चिन्ह है। कहते हैं इस विशिष्ट राज चिन्ह को बाघ, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? टाइगर। जो ये चेर राजवंश है इसका भी एक विशिष्ट राजकीय चिन्ह है, उसको कहते हैं
कार्प मछली। कौन? कार्प मछली। वहीं जब हम पांड की बात करते हैं कि पांड क्या है, ठीक है, तो यहां हम पाएंगे, क्षमा करिएगा थोड़ी सी यहां गलती हुई है, ये गलती हुई है कि जो पांड है इनका है कार्प मछली, ठीक है, कार्प मछली है, और इनका चेरों का धनुष है, धनुष। यानी यहां पे हम देखेंगे कि चेर जो है धनुष, चोल जो है बाघ, और पांड जो है कार्प मछली, इनका राजकीय चिन्ह पर अंकित है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये बाघ हैं, बाघ इनके राज चिन्ह पर है, यहां मछली है पांड्यों के, और यहां पर चेरों का धनुष है, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इनके राजकीय चिन्ह पर अंकित। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि इनके राजकीय चिन्ह पर किसे दर्शाया गया है या कौन चिन्हित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा विषय में हम लोग प्रवेश करना शुरू करते हैं। यहां इसी मैप को थोड़ा और स्पष्ट किया गया है। पहले ये ध्यान रखा करिए कि अच्छा इतिहास वही समझ सकता है जो अच्छा भूगोल समझता हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम राज्यों का बंटवारा कर रहे हैं तो जरा उनकी भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि चोल चेर पांड, यहां लिखा भी हुआ है चेर्स, यहां लिखा हुआ है पांड्स, और यहां लिखा हुआ है चोल, ठीक, यहां स्पष्ट दिया गया है, ठीक। और हम पाते हैं कि ये जो संगम हुआ, तो संगम इसलिए भी कहा गया कि यह दो नदियों का मिलन स्थल था, उन्हीं के मध्य ये हुआ, ठीक। आगे अभी देखेंगे कि वो दो नदियां कौन है, लेकिन संगम जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ मिलन होता है, यहाँ पे सांस्कृतिक समन्वय या सांस्कृतिक मिलन से है, जो कि उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के मिलन की बात करता है। अब सवाल उठता है कि उत्तर में तो आर्य संस्कृति थी और दक्षिण में हम जानते हैं कि द्रविड़ संस्कृति है, लेकिन आर्य संस्कृति को दक्षिण में ले जाने वाला एक व्यक्ति है, नाम है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, और अगस्त ऋषि की ही परंपरा को एक व्यक्ति अन्य है जो इससे आगे बढ़ा रहा है, उसको कहते हैं कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य या कौंडिन्य ऋषि नाम दिया गया, ठीक। यानी अगस्त ऋषि और कौंडिन्य ऋषि ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर की वैदिक परंपरा को दक्षिण में प्रसारित करने का कार्य किया, ठीक। अब इससे हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और चीजों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पहला हमारा पीपीटी में क्या दिया गया कि क्या है चीजें, बहुत छोटा छोटा, थोड़ा शब्द जो है इनके क्लिष्ट हैं, उससे घबराइएगा मत। कोई भी चीज हमें तभी कठिन लगती है जब तक हम उससे फैमिलियर नहीं होते हैं। हम जैसे ही उससे फैमिलियर होते हैं वो चीजें सारी आसान हो जाती हैं। जैसे हम बाबर हमारे लिए कठिनाई नहीं है, अकबर कठिनाई नहीं है, अशोक नहीं कठिनाई है, चंद्रगुप्त मौर्य कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम उसे बार बार सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, इसलिए वो कठिन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, अब जैसे सेनगुटवन की बात करें तो उनके सेनगुटवन आदन, या नेडुजेलियन की बात करें, या करिकाल की बात करें, या लाल चेर की बात करें, तो ये शब्द हमारे और आपके समाज में बहुत बार बोले ही नहीं जाते, क्योंकि इसे इतिहास का वह पन्ना है जिसे काफी नीचे दबा के रखा गया है, इसे उद्दित नहीं किया गया। आप भी संगम युग इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि आपको इतिहास नहीं जानना है, आपको इसलिए समझना है कि इस तरीके का सवाल या इस काल से सवाल आपके पीएससी परीक्षा या यूपीएससी परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसलिए जानना चाहते हैं। आपको भी शौक नहीं है कि हम संगम युग के बारे में जाने या सुदूर दक्षिण का इतिहास कैसा था उसके बारे में जाने, बड़े कम लोग होते हैं, 5% लोग होते हैं, हो सकता है आप में से कोई हो, लेकिन मैक्सिमम लोग उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं। कहते हैं सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर पहले पहल संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है, ठीक। यानी कि संगम साहित्य की रचना संगम काल में, ठीक। फिर समुद्री व्यापार में दक्षिण के महत्व पर पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी नामक कृति द्वारा पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। हमने कहा था कि यह वह पुस्तक है जिसका लेखक अज्ञात है, पर बड़ी ही कमाल की पुस्तक है, भारतीय संदर्भ में
भारतीय बंदरगाह, भारत में आयात निर्यात होने वाली चीज, भारत में स्थित सुदूर दक्षिण में स्थित राजवंश, इनके बारे में पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी जैसी किताब बड़ी ही भरपूर जानकारी देती है, जो हमारे लिए क्या है, इतिहास उपयोगी है, इतिहास के दृष्टिकोण से उपयोगी है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इस समय के साहित्य में हम तीन राजवंशों को पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पहले ही इंट्रोड्यूस कराया आपको। कौन? तो चोल, चेर और पांडे, इन्हीं तीन का उल्लेख मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल था। अब तमिल कवियों का संघ या मंडल, हमने कहा कि साहित्य का समागम, तो साहित्य अपने से तो चल के आएगा नहीं, कोई ना कोई उसका वाहक होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो उसे लेके आया होगा, तो वो उसका वाहक बने। कौन? तमिल कवि। और इन्होंने क्या किया कि एक मंडल के माध्यम से संगम या संगोष्ठी का आयोजन किया, और इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया। हमने कहा कि दक्षिण का जो सबसे पुराना राजवंश है वो चेर राजवंश है, और जो संगम साहित्य का जो संरक्षण प्रदान करने वाला राजवंश है वो पांड्य है। आपको पहले ही बताया इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ चीजों को और देखते हैं। कहते हैं कि यहां ध्यान दीजिएगा जरा, लिखा है कि मदुरा में मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों का एक संगम पर्याप्त समुन्नत स्थिति में था, और इसका उल्लेख इरैयानार अगपोरुल, ठीक, इरैयानार अगपोरुल 8वीं शताब्दी में लिखा गया एक भाष्य ग्रंथ है। क्या है? एक भाष्य की भूमिका से प्राप्त होता है कि मदुरा में मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों का संगम पर्याप्त समुन्नत स्थिति में था। इस चीज की बात पहली बार अगर कहीं मिली तो इरैयानार ओगपोरुल एक ग्रंथ है, या कहते हैं कि वो एक भाष्य है उसमें, जो कि 8वीं सदी का है, उसी में मिलता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पहले ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ये दक्षिण भारत का इतिहास तब तक शून्य था, एक बिड़ों की स्थिति में था, जब तक इसको नीलकंठ शास्त्री नहीं मिले थे। नीलकंठ शास्त्री ने इस इतिहास को बड़ा ही सिस्टमैटिक ढंग से सजाने का काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में केवल चेर राजाओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है, और इस साहित्य का रचना काल 100 से 250 ईस्वी तक मानना समीचीन प्रतीत होता है, यानी ठीक प्रतीत होता है। ठीक है, फिर चलते हैं। कहते हैं कि प्राप्त विवरणों के अनुसार 197 पांड्य राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया। कितने? तो 197, एक नहीं दो नहीं बल्कि 197 राजाओं ने क्या किया? पांड्य राजाओं ने क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। किसको? तो संगम को। ठीक, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्रथम संगम है, ये प्रथम संगम मदुरा में हुआ और अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में संगम हुआ। संगम टोटल 3 होगा। पहला संगम प्रथम संगम कहलाएगा, और इसको कहते हैं कि यह कहां हुआ? तो मदुरा में हुआ, या मदुरा का नाम मदुरै दे दे, घबराइएगा मत। मदुरा या मदुरै, और किसकी अध्यक्षता में? तो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। फिर संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार अगस्त ऋषि व कौंडिन्य ऋषि ने कहा। हमने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में ही बताया कि अगस्त ऋषि या कौंडिन्य ऋषि उत्तर की संस्कृति यानी आर्य संस्कृति के वाहक बने, दक्षिण में ले जाने वाले, यानी कि अगस्त ऋषि और कौंडिन्य ऋषि ने उत्तर की आर्य संस्कृति को दक्षिण में प्रसारित किया। क्लियर? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं। ठीक है, यहां पर 3 संगम को प्रदर्शित किया गया है। ये 3 संगम में बताया गया है कि प्रथम संगम अगस्त ऋषि पांड्य शासक और हुआ कहां? मदुरै। फिर कह रहा है द्वितीय जो संगम है इसके संस्थापक अगस्त ऋषि हैं, लेकिन इसका जो बाद में जो संस्थापक हो गए वो थे तिरुकदेवर। ठीक है, बाद में उसके अध्यक्ष हो गए थे, और यह भी किसके संरक्षण में? पांड्य शासकों के संरक्षण में। और स्थल कहां है? कपाटपुरम। कहां? कपाटपुरम। फिर तृतीय संगम की जो अध्यक्षता है नकीरर ने किया, और इसके अभी संरक्षण जो था वो पांड्य शासकों ने ही दिया, और स्थल उत्तरी मदुरा रहा। यानी कि इसको एज इट इज रख लें या उसको नोट कर लें कहीं। ठीक है, कारण यह है कि ये बार बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई आखिर संगम हुआ तो कैसे हुआ,
या संगम जो काल है उसमें अध्यक्षता किसने किया। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि संगम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी या कौन था इसका अध्यक्ष। ठीक है, उसी को बताया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं कि इस युग में कहते हैं कि आखिर जब संगम का आयोजन हुआ तो आखिर कौन कौन सी घटना हुई, क्या हुआ। देखिए, हम जानते हैं कि इस युग में तमिल व्याकरण और अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक तोलकापियम, और तोलकापियम जो लिखी गई, ये इसके जो रचनाकार थे वो थे तोलकापियर। तोलकापियर की लिखी हुई पुस्तक है तोलकापियम। ठीक, ये कैसी पुस्तक है तो हम कहते हैं तमिल व्याकरण और अलंकार शास्त्र की पुस्तक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि धर्म शास्त्रों की तरह इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। हम शुरुआत में ही जानते हैं कि भाई भारत में ब्रह्म विवाह, प्रजापत्र विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, इस तरीके से हम पाए तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यह जो 8 प्रकार का विवाह है ये उत्तर में भी इसी तरीके का था, और उत्तर की संस्कृति ही दक्षिण में गई तो वहां भी हम विवाह की प्रवृत्ति 8 ही पाते हैं, कहते हैं उल्लेख मिलता है। और इसकी रचना द्वितीय संगम में हुई। कहने का मतलब है कि जो तमिल व्याकरण अलंकार शास्त्र की जो पुस्तक है तोलकापियम, इसकी रचना हम पाते हैं कि द्वितीय संगम में जाकर पूर्ण हुई थी। फिर एक है तिरुकम्पलियर, इसमें चेर, चोल, पांड्य ये तीनों राज्यों का एक संगम स्थल है। कौन? तुर्कमपुलियर। यह एक जगह है जहां पे चोल, चेर और पांड्य तीनों राज्यों की सीमाएं एक जगह आकर क्या है, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जब संगमकालीन काव्यों को जब हम एक दिशा से रख देते हैं पूरी तरीके से, तो हम पाते हैं कि इनके काव्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है अहूम, एक है अहूम। तो अहूम का विषय जो है वह है प्रेम संबंध, यानी कि प्रेम संबंध से संबंधित काव्य, और दूसरा है पूरम, यानी युद्ध से संबंधित काव्य। यानी कि समस्त संगम साहित्य को अगर एक साथ जोड़ दें तो उसे हम केवल 2 भागों में बांट सकते हैं, एक पूरम और एक अहूम। पूरम, अहूम मतलब प्रेम और पूरम मतलब युद्ध। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इनकी चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ के हमें आगे बढ़ना है। मैंने पीपीटी में उन्हीं चीजों को रखा है जो परीक्षा में गाहे बगाहे पूछे जाते हैं, बाकी इन चीजों को हटा दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो जरा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है भाई, देखते हैं कि संगम साहित्य का एक और विभाजन उनमें वर्णित तमिल प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। यानी जो संगम साहित्य है उसके आधार पर हमने अहूम और पूरम में विभाजित किया। यानी समस्त साहित्य अहूम यानी कह सकते हैं प्रेम, और पूरम यानी कि विजय गाथा यानी युद्ध की गाथा है। फिर तमिल साहित्यों को ही आधार बना के हमने तमिल क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेशों में जब विभाजित करना शुरू किया तो हम पाते हैं कि यहाँ भौगोलिक क्षेत्र किस तरीके का है या किस किस प्रवृत्ति का दिखाई दे रहा है। तो हम पाएंगे कि कुरिंज है, यानी कि पार्वत्य प्रदेश है, यानी ये पर्वतीय प्रदेश से संबंधित है। फिर नीथल, यानी कि नीथल का मतलब है समुद्री तट। क्या है? समुद्री तट। फिर मरुदम, मरुदम मतलब क्या? कृषि भूमि, जहां कृषि की जाती थी। फिर मुलय, मुलय मतलब अरण्य भूमि, अरण्य भूमि मतलब जंगल वाली भूमि या जंगली भूमि। ठीक है, जंगली भूमि इसको कह सकते हैं। फिर पलय, पलय का मतलब होता है निर्जल स्थल। क्या होता है? निर्जल स्थल या सूखी भूमि, यह भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। यानी हम समस्त तमिल प्रदेश को भौगोलिक विभाजन करना चाहें तो इसे मोटे तौर पे हम 5 भागों में विभाजित कर दिए, जिसमें पर्वतीय प्रदेश है, समुद्री तट किनारे हैं, फिर कृषि भूमि है, फिर अरण्य क्षेत्र है, फिर निर्जल स्थल है। यानी कि
भौगोलिक क्षेत्र का हम आकलन किए तो ये 5 प्रकार की भूमि दिखाई दी, लेकिन एग्जाम में कुरिंज, निथल, मरुदम या मुलय या पलय को आपसे पूछा जा सकता है कि इसका तात्पर्य क्या है। इसे एज इट इज याद कर लें, क्योंकि फैक्ट है और उसका एक सामान्य अर्थ होता है, वही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पाते हैं कि जो संगम साहित्य या संगम जो हुआ, तो हमने कहा कि साहित्य को लेकर था। तो साहित्य अगर रचे गए तो कौन कौन से थे, किस तरीके के साहित्य हैं, साहित्य की प्रवृत्ति क्या है, तो हम पाएंगे कि यहां से कई बार बड़े महत्वपूर्ण सवाल आए हैं। ध्यान रखिएगा। पहला, तोलकापियम। तोलकापियम संस्कृत व्याकरण और अलंकार की पुस्तक कहे, तोलकापियर इसके रचनाकार हैं। ठीक, फिर है एक अगली पुस्तक शिलप्पाधिकारम। कौन? शिलप्पाधिकारम। इसके जो लेखक हैं इंग्लो आदिंगल हैं। कौन है? इलंगो आदिंगल। ठीक, फिर उसके बाद एक अन्य पुस्तक है मणिमेखलई। मणिमेखलई शीतले सतनार की है। और मजे की बात बताऊं मित्रों, जो ये शिलप्पाधिकारम पुस्तक है ये फर्स्ट भाग है और मणिमेखलई इसी का सेकंड भाग है। यानी कि शिलप्पाधिकारम में जो लिखा गया उसी चीज को आगे मणिमेखलई में उसी को विषय वस्तु बनाकर शीतले सतनार के द्वारा उसके सेकंड भाग के रूप में लिखा गया है। लेकिन यहाँ राइटर और पुस्तक दोनों बदले गए हैं, इसलिए कभी पूछ ले कि शिलप्पाधिकारम की पूरक पुस्तक कौन है, तो मणिमेखलई ही है। ध्यान रखिएगा। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, हो सकता है कभी आईएएस में कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे एक पुस्तक दिया गया है जीवक चिंतामणि। क्या दिया गया है? जीवक चिंतामणि। ये तिरुंतक देवर। ठीक है, जीवक चिंतामणि किसकी पुस्तक है? तिरुंतक देवर की। फिर एक है कुरल। कुरल क्या है? तो तिरुवल्लुवर की लिखी हुई पुस्तक है कुरल। अब एक है पुतूत। पुतूत पातू। 10 गीतों का संग्रह पुतूत पातू कहकर संबोधित किया गया। फिर एक है परित पातू। चेर शासक, जो चेर शासक हैं उनके शौर्य का जो वर्णन करता है उसे ही परित्र पातू कहते हैं। ठीक है। फिर एतु तोकय। एतु तोकय क्या है? 8 गीतों का जो संग्रह है उसे कहते हैं एतु तोकय। फिर अहनानूर या अहनानूरू, ये रुद्र शर्मन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये अहनानूरू। ठीक है। और हम जानते हैं कि अहनानूर और पुरनानूर का उल्लेख हम लोग अशोक के अभिलेखों में भी पढ़े थे कि सुदूर दक्षिण में जाते हैं तो अहनानूर और पुरनानूर के अभिलेख मिलते हैं, यानी कि अशोक के अभिलेख वहां दिखाई पड़ते हैं। वहीं से अहनानूरू एक पुस्तक है, ये बात अलग है, वो बात अलग है, ध्यान रखिएगा। इसके राइटर रुद्र शर्मन है। फिर एक है मुरुगुरु पादय। क्या है? एक पुस्तक मुरुगुरु पादय। ये क्या है? नकीरर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और काफी फेमस पुस्तक है। ठीक, अब हम पाएंगे कि पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन जो वंश है वो चेर का है, यानी चेर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। और हम जानते हैं जो चेर राजवंश है वो इन तीनों में सबसे प्राचीन भी दिखाई पड़ रहा है और संगम साहित्य का विषय भी चेर शासक ही है। भले ही पांड्यों के संरक्षण में संगम हुआ हो, लेकिन संगम साहित्य का जो विषय था वो चेर शासक ही बने रहे। फिर संगम कालीन महाकाव्यों में हम पाएंगे कि शिलप्पाधिकारम का महत्व सबसे ज्यादा है और इसके राइटर कौन है? इंग्लो आदिंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पुस्तकें एज ए राइटर के रूप में पूछ ली जाती हैं, या 8 गीतों का संग्रह या 10 गीतों का संग्रह किस नाम से संबोधित किया जाता है, यहाँ इस प्रकार के प्रश्न बनते आए हैं। ठीक, भाग्य बहुत अच्छा होता है तो व्यक्ति बच जाता है, नहीं यदि कदे कमीशन के द्वारा इनसे एक आध सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यहां ज्यादा चिंता करने की भी बात नहीं है। अगर आ गया तो आपकी डेस्टिनी, नहीं आया तो उसमें दुर्भाग्य में नहीं मनाना है कि नहीं मुझे नहीं आया। कारण यह है कि यहां से जब भी सवाल पूछता है, यहां से सवाल वही करेगा जो इससे पूरा फैमिलियर रहेगा, जो इसको बार बार पढ़ा होगा, क्योंकि यहां पे चीजें और तेजी से गुम होती हैं। अब हमने संगमकालीन शासकों का सामान्य परिचय करने के बाद अब हम एक एक राजवंशों पे जाना शुरू करते हैं। इस क्रम में हम सबसे प्राचीन राजवंश चेर राज्य को उठाते हैं कि कौन है चेर, क्या है चेर का महत्व संगमकालीन साहित्य में, आखिर चेर शासकों को किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, आते हैं जरा देखते हैं कि कौन है। देखिए, संगमकालीन साहित्य में
चेर शासक या चेर राज्य के लिए तमाम नाम मिलते हैं। इस क्रम में हम पाते हैं चेर राज्य के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नाम है उसका नाम है कुडावर, विलवर, पुरैयार, मलैयार और बनावर। यानी कि लगभग 5 नाम एक चार चेर राज्य के लिए मिला संगम साहित्य में। क्या क्या? तो मैंने कहा कुडावर, विलावर, पुरैयर, मलैयर और बनावर, यानी 5 नामों से ये अपने आप को संबोधित कराता है संगम साहित्य में। ठीक, अब हमने कहा था कि चेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो हमने शुरू में ही बताया कि भाई चेर हैं तो धनुष उठाएंगे, पांडे हैं तो कार्प मछली है और चोल हैं तो बाघ है। तो इसका जो राज्य चिन्ह है चेर राज्य है, तो धनुष इसका राज्य चिन्ह हो गया। अब धनुष राज्य चिन्ह हो गया तो राज्य चिन्ह तब न होगा जब कोई राजा होगा। तो एक राजा भी है और पहला इनका शासक जो चेरों में जिस शासक से हमें परिचित होना है, जो हमारे जीएस का विषय बन सकता है, वो पहला जो शासक है उसका नाम है उदयनझेरल। क्या नाम है? उदयनझेरल। यानी इस वंश का यह प्रथम शासक है, पहला शासक। यानी आदि पुरुष तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट जरूर है कि उदयनझेरल को चेरों में प्रथम शासक की उपमा दी गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि उदयनझेरल की विशेषता क्या है भाई, किस लिए ये इतिहास में फेमस है। संगम साहित्य कहता है कि महाभारत में जितने भी योद्धा थे उनको इसने भरपेट भोजन करवाया था, यानी इनको भोजन पे आमंत्रित किया था। यह वह शासक है जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया। दूसरा इसके साथ फैक्ट ये जुड़ता है कि इसने अपने राज्य में एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया था। यानी उदयनझेरल ने एक बड़ी पाकशाला बनवाई जहां से वह जनता को उन्मुक्त हृदय से भोजन वितरित करता था। यानी भोजन प्रदान करने वाला राजा है, एक ऐसा राजा जो जनता के लिए पाकशाला बनवाता है, एक ऐसा राजा जो इतिहास में सिर्फ इसलिए फेमस है कि उसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया। ठीक, इसकी यही विशेषता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी हम चेरों, चोल या पांड्यों को पढ़ेंगे आरंभिक क्रम में, जिस क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ चीजें किदवंतियों जैसी दिखाई देगी। लगेगा कि ये कैसे संभव है, उस पर हम ज्यादा बहस या विवाद नहीं करेंगे। फैक्ट या इतिहास के तथ्य जो इतिहासकारों द्वारा शोधित करके जो हमें दिया गया है एज इट इज, हम अपने दिमाग में भरने का प्रयास करेंगे। कारण हमारा विषय शोध नहीं है, हमारा विषय सिलेक्शन है। ठीक, वो किसी भी तरीके से हमारा मार्क्स बढ़ना चाहिए, हमारा क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं भाई सेकंड शासक की तरफ, यानी उदयनझेरल के आगे देखते हैं कि दूसरा शासक कौन है। तो हमने चेर राजवंश के अंतर्गत दूसरा शासक के रूप में नेदुजेरियल आदन को लेते हैं। किसको? नेदुजेरियल आदन। ये क्या है भाई? तो कहते हैं कि नेदुजेरियल आदन ने मरंदे को अपनी राजधानी बना लिया। क्या किया? मरंदे को अपनी राजधानी बनाया और उसने मालाबार तट पर किसी भी स्थानीय शत्रु को पराजित भी किया, ऐसा संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। और उसने यवन व्यापारियों को भी कैद किया। यानी कहते हैं कि स्थानीय शत्रु राजाओं को पराजित करना, यवन व्यापारियों को कैद करना, और कैद ही नहीं करना, यवन व्यापारियों से बड़ी भारी मात्रा में हर्जाना भी वसूल करता है, यानी एक बड़ी धनराशि भी वसूल करने का काम करता है। कौन? नेदुजेरियल आदन। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि कहा जाता है कि नेदुजेरियल आदन ने 7 अभिषिक्त राजाओं को भी पराजित किया और एक उपाधि लिया। जब 7 अभिषिक्त राजाओं को पराजित किया तो कहा कि हम राजा राज हैं, कहता है, या हम अधिराज हैं। ठीक है, इसकी उपाधि क्या है? अधिराज की। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इमय बरन एक अन्य उपाधि है। किसकी? नेदुजेरियल आदन की इमय बरन एक अन्य उपाधि है, इमय बरन। ये उपाधि है जिसका अर्थ होता है इमय बरन का हिमालय तक सीमा वाला। यानी नेदुजेरियल आदन तो साउथ का राजा है, दक्षिण में दिखाई दे रहा है। अभी हमने मैप में देखा था कि जो भारत का, जो हम मान ले यू बना ले भारत, तो हम पाएंगे कि जो सबसे अंतिम कोना है यहां ये दिख रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है हिमालय तक सीमा वाला, यानी समस्त भारत इसके अंतर्गत रहा होगा,
तभी तो कहा गया कि ये हिमालय तक सीमा वाला है। इसीलिए संगम साहित्य में इसके लिए एक नाम आया है, इमय वरण। क्या नाम है? इमय वरण, यानी इसका अर्थ होता है हिमालय तक सीमा वाला। अर्थात कह सकते हैं उसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की और हिमालय पर चेर राज्य यानी धनुष को अंकित किया, यानी इसका ध्वज हिमालय तक लहराया। ठीक है, जरा इससे आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं कि जो तीसरा प्रमुख शासक है वो कौन है भाई। तो एक अगला प्रमुख शासक है सेन गुटवन। कौन है? सेन गुटवन। इसकी क्या खास बात है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सेन गुटवन को संगम साहित्य में, सेन गुटवन को संगम साहित्य में कहते हैं कि सेन गुटवन को धर्मपरायण गुटवन भी कहा गया, या धर्मपरायण कुटवन भी इसको कहा गया। और सेन गुटवन को ही एक अन्य उपाधि लाल चेर से संबोधित किया गया। क्या? लाल चेर कहा गया। कहते हैं कि चेर राजवंश का यह सबसे महानतम शासक था। कौन? सेन गुटवन। फिर सेन गुटवन का यशोगान संगम युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाले जो एक कवि हैं उनका नाम है पररर। क्या नाम है? पररर। इन्होंने सेन गुटवन की बड़ी तारीफ की है और इसकी प्रशंसा में कई कविताओं को भी समर्पित किया है। अब आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे कि उसके पास यानी सेन गुटवन के पास एक जहाजी बेड़ा है। कारण ये तटवर्ती इलाकों में फैले हुए राज्य हैं, तो हम पाते हैं कि एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी था और इसकी सहायता से यानी कि अपने जहाजी बेड़े की सहायता से इसने समुद्र में उतरकर अपने शत्रुओं को पराजित किया था। ठीक, यानी कि यह नौ शक्ति से समृद्ध शासक दिखाई पड़ता है। इसके पास नौसेना है, नौ शक्ति है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सेन गुटवन ने उत्तर में भी चढ़ाई किया और गंगा को पार किया। ठीक, यह दूसरा शासक दिखाई दे रहा है जो दक्षिण का जो क्या करता है, उत्तर की तरफ हमला करता है। यानी सेन गुटवन गंगा को पार करने वाला भी दूसरा शासक चेरों में। अब अगला तमिल महाकाव्य। तमिल महाकाव्य है शिलप्पाधिकारम। इसके अनुसार सेन गुटवन कौमार्य की देवी, कहते हैं कौमार्य की देवी की उपासना से संबंधित था और इसने एक नवीन प्रथा चलाई, पत्नी पूजा। ठीक, कहते हैं क्या? पत्नी पूजा। ये पत्नी पूजा या पत्नी संप्रदाय का संस्थापक था। कौन? सेन गुटवन। और इसके चीजों को हम बाद में चेरों के अलावा हम चोल और पांड्य शासकों में भी पत्नी संप्रदाय को देखेंगे, यानी पत्नी पूजा होते हुए संप्रदाय को पाएंगे। यानी साउथ में एक विशेष कल्चर, उत्तर में ये नहीं था, पत्नी संप्रदाय या पत्नी पूजा की बात कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण के इतिहास को देखते हैं तो हम पाते हैं कि तमिल काव्यों में या तमिल साहित्यों में पत्नी पूजा का उल्लेख किया गया है और पत्नी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसे? सेन गुटवन को जाना जाता है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं कि सेन गुटवन के और क्या चीजें हैं। अब जैसे मेगास्थनीज का विवरण है। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज क्या कहता है, चूंकि मेगास्थनीज ने भारत में काफी समय तक अपना टाइम गुजारा, हम जानते हैं कि चेर पुत्र सत्य पुत्र के रूप में अशोक भी दक्षिण के राज्यों का उल्लेख करता हुआ दिखाई देता है। मेगास्थनीज ने भी अपने इंडिका में चेर राज्यों का उल्लेख किया है, पांड्य राज्यों का उल्लेख किया है। और क्या कहता है? कहता है मेगास्थनीज कि उसके अनुसार दक्षिण में यानी कि पांड्य देश में नारी के शासन करने और कम उम्र में माता बनने का उल्लेख है। और यह भी कहता है कि जो पांड्य शासक हैं वो कैसे हैं, वहां मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का भी संकेत मिलता है। ये मेगास्थनीज का विवरण है, परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीजें और हम जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेंगे? तो हम देखेंगे कि कह रहा है कि पांड्य शासक, तो मेगास्थनीज ने कहा कि यह जो पांड्य राज्य चल रहा है ये हेराक्लीज की पुत्री का शासन है। हेराक्लीज की पुत्री का शासन है, यानी वह मातृसत्तात्मक सत्ता की बात करता है। और हेराक्लीज का संबंध यूनान में किससे, किस भारतीय देवता से? तो कृष्ण से है। यानी हेराक्लीज कौन है? तो श्री कृष्ण को ही
यूनान में हेराक्लिस कहकर संबोधित किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं शिलप्पाधिकारम के अनुसार ये जो पत्नी पूजा जिसकी शुरुआत किसने किया, सेनगुटवन ने, कहते हैं कि के प्रचलन में पांड्य और चोल शासकों के साथ ही श्रीलंका के शासक भी विशेष सहायक हुए। यानी पत्नी संप्रदाय का संस्थापक सेनगुटवन चेर शासक था, उसके साथ पांड्य शासक भी जुड़े, चोल शासक भी जुड़े, और वहीं सबसे दक्षिण में हम पाएंगे आज भी श्रीलंका स्थित है सिंहली द्वीप जिसे हम कहते हैं, वहां के शासक भी पत्नी संप्रदाय या पत्नी पूजा से जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें और दिखाई पड़ती हैं, जैसे हम पाएंगे कि सेनगुटवन की परंपरा को चेर शासकों में एक अन्य शासक है जो आगे लेकर चलेगा। अब कौन है तो कहेंगे आदिक ईमान। आदिक ईमान नामक एक चेर शासक है जिसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत कराई थी। यह सेनगुटवन के बाद का शासन सत्ता में है, यानी सेनगुटवन के बाद यह शासक बना और इसने गन्ने की खेती क्या की, प्रारंभ कराने का श्रेय प्राप्त है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में अन्य क्या विवरण है जरा उसको समझते हैं। टालमी क्या कहता है कि टालमी के उल्लेख से तथा वांजी यानी कुरुवर, देखिए वांजी का जो प्राचीन नाम है वही कुरुवर है या कुरुवर है, ध्यान रखिएगा। इस नगर के आसपास अनेक स्थल से के प्राप्त होने से प्रतीत होता है कि वांजी यानी कुरुवर चेरों की क्या थी, राजधानी थी। यानी चेरों की राजधानी के रूप में वांजी को सूचित किया गया है, यह बात टालमी कहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला शासन है यानी अगला जो राजा है वो कौन है तो हम कहेंगे चोल राज। कौन, चोल राज। तो चोल राज्य भैया कैसा दिखाई दे रहा है, चोल राज्य की क्या विशेषता है, जरा हम इसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक, कि चोल राज है क्या, तो कहते हैं कि कल्ली, कल्ली, वलावन, शेमिदास और सेनई जैसे नामों से प्रसिद्ध है चोल। यानी चोलों के लिए तमिल महाकाव्यों में 3 नामों का प्रयोग किया गया। पहला नाम सेनई, संबिदास, कल्ली या वलावन, यानी कि वलावन, कल्ली, सेम्बिदास और सेनई, यहां लगभग 4 नामों का प्रयोग किया गया, लगभग 4 नाम। ठीक, कौन कौन, कल्ली, वलावन, सेम्बिदास और सेनई। ठीक है, जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य है। पूछ सकता है कि चोल राज्य किन 2 नदियों के मध्य स्थित था, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जो चोल राज था वो पेन्नार और वेल्लारू 2 नदियां हैं, उन्हीं के मध्य स्थित एक जगह है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि चोलों का जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वो किसने किया, तो हम कहते हैं कात्यायन ने किया। और इनका प्रतीक चिन्ह जैसा हम पहले ही कह चुके हैं कि चेर का क्या है, धनुष है, उसी तरीके से चोल का क्या है, बाघ है, टाइगर। इनका प्रतीक चिन्ह टाइगर। चोलों का अध्ययन हम 2 बार करेंगे, अभी यहां करेंगे प्राचीन इतिहास में, और जब मध्यकालीन इतिहास के दहलीज में जब घुसेंगे वहां भी हम चोल राज्यों का अध्ययन करेंगे। वहां राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, आप पाएंगे कि श्रीलंका, मालदीव, शैलेंद्र राजवंश, इन सब पे इनका अधिकार होगा। ये भारत का पहला राजवंश है जिसने भारत से बाहर अपने उपनिवेश को बनाना शुरू किया था। इनकी नौसैनिक शक्ति बड़ी ही जबरदस्त थी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिलहाल अभी हम अपनी विषयगत चीज पे रहते हैं जहां अभी हैं, यानी कि हमने कहा कि सबसे प्राचीनतम उल्लेख किसने किया, कात्यायन ने किया। इनका राज्य चिन्ह क्या है, बाघ यानी टाइगर। फिर हम कहते हैं कि चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या है, तो उत्तरी मनलूर, ध्यान रखिएगा, उत्तरी मनलूर इनकी प्रारंभिक राजधानी के रूप में थी, लेकिन बाद में इनकी राजधानी उदयपुर हुई, फिर उसके बाद तंजावुर हो गई। यानी पहले उत्तरी मनलूर फर्स्ट राजधानी, बाद में उदयपुर हो गई। ठीक, और बाद में उसके बाद तीसरे बार तंजावुर भी हो गया। यानी इनकी राजधानियां देखते हैं क्रमवार उत्तरी मनलूर, फिर उदयपुर और तंजावुर बढ़ती गई हैं। कोई भी एक ऑप्शन में दिखाई दे आप उस पे जाएं। ठीक, या यहां दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन चोलों की राजधानी नहीं रही है, तो इन तीनों का ही ध्यान रखें कि चोलों की राजधानी उत्तरी मनलूर भी रही है, उदयपुर भी रही है, तंजावुर भी रही है। क्वेश्चन बदल दिया जाएगा, तो क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि उरे जो राजधानी बनी चोलों की, वो किसी विशेष चीज के लिए फेमस थी। वो था कपास, यानी कपास के व्यापार के लिए बड़ी ही प्रसिद्ध जगह था। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, जरा अन्यत्र चीजों को हम समझना शुरू करते हैं। कहते हैं कि ईसा की पूर्व की दूसरी सदी में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। मैंने कहा ना, ये पहले शासक हैं चोल जो अपना उपनिवेश भारत से बाहर बनाना चाहते हैं। भारतीय भूमि से बाहर इनका देखा जाएगा। यहां भी हम पा रहे हैं कि इनका पहला राजा जिसका उल्लेख किया गया एलारा के रूप में, एलारा क्या करता है, श्रीलंका पे अधिकार करता है और 50 वर्षों तक वहां पे शासन व्यवस्था को संचालित करता हुआ दिखाई देता है। अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक है और चोलों के सबसे महत्वपूर्ण शासक है, नाम है करिकाल। करिकाल का मतलब होता है झुलसी टांगों वाला, जली हुई टांगों वाला। तो यह कहते हैं प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक, और इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है? 190 ईस्वी माना जाता है। अपने शासन के प्रारंभिक काल में करिकाल पदच्युत कर दिया गया। जन विद्रोह हुआ था, जनता ने ही इसके खिलाफ विद्रोह किया, बाद में उसे कैद कर दिया था। लेकिन जब कैद हुआ तो वहां पे उसके साथ उसका एक मित्र भी था, अभी नाम आएगा। यानी जनता ने पदच्युत किया और उसे कैद भी कर लिया। और पटिनम्पा, एक है पटिनम्पा का एक लेखक है, उसे निकल कर भागने में और अपने आप को पुनः गद्दी पर स्थापित करने का रोचक वर्णन करता है। पटिनप्पा ने बताया कि कैसे करिकाल कैद से मुक्त हुआ और पुनः चोल सत्ता को प्राप्त किया, क्योंकि जन विद्रोह था। अब देखते हैं जरा क्या बात है। कहता है कि उसको जेल से निकलकर भागने में और पुनः सत्ता प्राप्त करने में पटिनप्पा ने उसका बड़ा रोचक वर्णन किया है। और चोल राजधानी कापतुपात या वेरीपत्तनम पर रचित नामक एक लंबी कविता में किया गया। यानी चोल राजधानी कापतुपात और वेरीपत्तनम पर रचित एक रचना है, उस कविता में भी इसका वर्णन बड़ा ही रोचक तरीके से किया गया। ठीक, अब बात करते हैं आगे। इसमें क्या है कि इसने चोलों की तटीय राजधानी जो है वो क्या है, पुहार है। क्या है? पुहार। कहते हैं आधुनिक काल में इसका नाम कावेरीपत्तनम है की स्थापना की, तथा कावेरी नदी पर 116 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। 116 किलोमीटर लंबा बांध आज भी भारत में नहीं बनता है। बांध कैसा होगा? लकड़ी वगैरह का रहा होगा या फुस वगैरह का रहा होगा, जिससे ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाया होगा। ठीक है, या कुछ लिमिट चीजों के लिए होगा। तो 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। करिकालन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो दो रूपों में जाना जाता है। पहला, ये दो लड़ाइयां लड़ता है। पहली लड़ाई वेणी का युद्ध और दूसरी लड़ाई वाहेपुरुंदलई का युद्ध। तो बेड़ी के युद्ध में क्या करता है? बेड़ी के युद्ध से इसने तंजौर के निकट यह लड़ा। बेड़ी का युद्ध तंजौर के निकट लड़ता है। कौन? करिकाल या करिकालन। और ये सिर्फ लड़ता नहीं है बल्कि अपने समानार्थी 11 राजाओं को पराजित करता है। जब उनको पराजित किया 11 राजाओं को, तो इसका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्ट कर गया होगा। एकदम टाइट मामला हो रहा होगा कि नहीं, अब कोई भी आ जाए तो उसको मैं ठीक ही कर दूंगा। हम लोग तो बस यही पढ़े थे प्राचीन इतिहास में, दशा राज्य युद्ध। यहां तो एकादशा राज्य युद्ध हो गया, यानी एक साथ 11 राजाओं को पराजित कर दिया। वहां तो 10 राजाओं का पढ़े थे कि सुदास ने पराजित किया था। ठीक, अब देखते हैं। कहते हैं कि तंजाउर के निकट बेणी के युद्ध में उसने 11 राजाओं के एक समूह पर विजय प्राप्त की। अब दूसरी लड़ाई वाहेपुरुंदलई का युद्ध। इस युद्ध में इसने क्या किया कि 9 राजाओं के संघ को पराजित किया। जब 11 और 9 यानी टोटल 20, यानी यहां 11 और यहां 9 प्लस ये क्या हो गया 20, ये 20 राजाओं को एक लाइन से इसने पराजित कर दिया। यानी अपने क्षेत्र और अपने साम्राज्य का क्या किया होगा? विस्तार किया होगा, और अपने प्रतिष्ठा और अपने राजत्व को क्या किया होगा? इस युद्ध के माध्यम से बढ़ा दिया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और पाते हैं करिकालन अन्य चीजें क्या करता है। कहते हैं कि यह न केवल युद्ध में दक्ष था, न केवल चोल राज्य की इसने प्रतिष्ठा बढ़ाई, वरन हम पाते हैं कि करिकाल ने उद्योग धंधे, कृषि की उन्नति में विशेष रुचि लिया और इसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब भी खुदवाए।
ठीक, यानी कि कृषि योग्य भूमि का प्रसार, यानी कृषि की शुरुआत, न केवल कृषि बल्कि उद्योगों की भी बात, जंगल को साफ किया गया, कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया गया और कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने के लिए इसने तालाब भी खुदवाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता है। अब भैया आप लोग सोचते होंगे कि 7 स्वर क्या है, तो हमने कहा था कि भारतीय संगीत का जो मूल है वो सामवेद है और इसमें 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब सा यहां भी है, सा यहां भी है, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो रिपीट सा हो ही रहा है, यानी 7 स्वर हो गए। फिर कहते हैं वैदिक धर्म का अनुयायी था। कैसा? वैदिक धर्म, जो उत्तर में जो वैदिक धर्म था उसी का ये अनुयायी दिखाई देता है। फिर अब इसके बाद हम एक अन्य राजा की बात करते हैं, उसका नाम है पेरुन किल्ली, यानी पेरुन किल्ली नामक एक अन्य चोल राजा का भी उल्लेख मिलता है। यह क्या करता है? इसने राजसु यज्ञ किया। राजसु यज्ञ क्यों? राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए। ऑलरेडी इसके पास ऐसा इसका पूर्वज था करिकालन, जिसने 20 राजाओं को पराजित किया था, एक बड़े क्षेत्र पे चोलों का अधिकार हो गया था, तो उसको पुष्ट करने के लिए इसने क्या किया? राजसु यज्ञ किया, यानी अपने क्षेत्र, अपने भौगोलिक सीमाओं को एक नवीन विस्तार और स्थायित्व देने के लिए क्या किया? राजसु यज्ञ को इसने संपन्न किया। फिर चित्रकला के विकास की सूचना भी चोल राज्य से प्राप्त होती है, यानी जो चोल हैं न केवल योद्धा हैं, कृषक भी हैं, उद्योग कर्मी भी हैं और साथ ही चित्रकला के पोषक भी दिखाई देते हैं, यानी इन्होंने चित्रकला में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की या उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा राजवंश हमारे सम्मुख आ गया। तीसरा राजवंश, भाई चोल हो गए, चेर हो गए, अब बचा हुआ राजवंश पांडे। अब पांड्यों की क्या है? पहले हम क्या किए? पहले चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन से राजाओं को देख लेंगे। उसके बाद तमिलकम प्रदेश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की चर्चा कर लेंगे। तो अब हमने कहा पांड्य राज्य, तो पांड्य राज्य में क्या है भाई? तो जरा देखते हैं। पांड्यों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किसने किया? मेगास्थनीज ने किया। किसने? मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक तो भाई हम जानते हैं कि इंडिका है, मौर्य काल से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसने विवरण लिखा है कि पांड्य राज्य पर हेराक्लीस की पुत्री का शासन है और यह राज्य मोतियों के लिए फेमस है। किसके लिए? मोतियों के लिए। पांड्य राज्य प्रायद्वीप सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। मदुरै इसकी राजधानी थी और इनका प्रतीक चिन्ह कार्प, एक प्रकार की मछली है। हम पहले ही इस बात को कह चुके हैं। अब शासक की बात करते हैं। इसमें पांड्य शासकों में जो पहला प्रमुख शासक है जिसके बारे में इतिहास से सवाल बनाया जाता है, उसका नाम है नेडियोन। क्या नाम है? नेडियोन। संगम काल में संकलित जो अनुश्रुतियों के अनुसार नेडियोन ने एक नदी है पहरुली नदी। कौन नदी? पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र पूजा की शुरुआत। किसकी? समुद्र पूजा की। अब नेडियोन ने यह काम किया। अब ध्यान रखिएगा, नेडुजेलियन अलग है, नेडियोन अलग है। नेडियोन पांड्य शासक है, ये समुद्र पूजा से संबंधित है, और नेडुजेलियन चोल शासक था। ठीक है, चेर शासक था और उसका किससे? पत्नी पूजा से संबंधित था। ध्यान, या पत्नी संप्रदाय से संबंधित था। दिमाग में एकदम क्लियर कट रखिएगा बात। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो पीछे कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। कारण यह है दक्षिण भारत का इतिहास है, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चूंकि नाम नेडियोन और नेडुजेलियन कंफ्यूज हो सकते हैं, समुद्र पूजा, पत्नी पूजा कंफ्यूज हो सकते हैं, बार बार देख लीजिएगा। तो नेडियोन यानी समुद्र पूजा प्रारंभ किया और पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया। अब इसके समय में एक चीज, एक प्रथा थी, तुम्पई। एक प्रथा थी तुम्पई की। तुम्पई क्या होता है? तो हम जानते हैं कि नेडियोन के समय पशुधन के लिए जो हमले की तैयारी होती थी उसी को तुम्पई कहकर संबोधित किया गया। यानी तुम्पई कहने का मतलब है पशुधन के लिए हमले की तैयारी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जरा समझते हैं। अब हम पाएंगे यहां पे कि एक अन्य शासक है जिसका नाम है पालसलई मुदकुडमी। ठीक है, अब पालसलई मुदकुडमी के बारे में हम बात करें तो हम कहेंगे कि वेल्लाकुंडी दान पत्र के अनुसार यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा। क्या है? पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा। और विजित राजाओं के प्रति
इसका यह फेमस था कि यह बड़ी ही कठोर नीति अपनाता था, थोड़ा बर्बर, कह लीजिए क्रूएल किंग। कौन? पालसलई मुदुकुदमी, ठीक है। साथ ही इसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए और पालसलय का निर्माता भी है, और पालसलय और माहेश्वर जैसी उपाधियां भी लेता दिखाई देगा। पालसलय का मतलब होता है अनेक यज्ञ करने वाला, यानी पालसलय अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला, और माहेश्वर इसकी क्या है? उपाधि है। फिर अगला जो शासक है उसको कहते हैं नेडुजेलियन। क्या है? नेडुजेलियन। कहते हैं कि पांड्य शासकों में सर्वाधिक विख्यात नेडुजेलियन था। उसकी जो प्रसिद्धि थी वह थी तिलैया लगानम का युद्ध। उसने तिलैया लगानम का युद्ध क्या किया? विजय प्राप्त किया, और उसी के परिणाम स्वरूप उसका उल्लेख सिलप्पाधिकारम में किया गया। यानी कि तिलैया लगानम के युद्ध में क्या हुआ? वो विजयी हुआ, और इसका उल्लेख सिलप्पाधिकारम नामक साहित्य में किया गया है। सिलप्पाधिकारम पहले ही परिचित है, तमिल महाकाव्य या तमिल साहित्य की बात करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं कि जो नेडुजेलियन है एक विजेता है, एक कुशल कवि है, साथ ही कवियों का संरक्षक भी है, और महान धर्मपरायण शासक भी है। पांड्य राजाओं को या पांड्य राजाओं को रोमन सम्राट के साथ व्यापार में लाभ होता था। नेडुजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भी भेजा था। किसने? नेडुजेलियन ने। क्या किया था? रोमन सम्राट अगस्टस के यहाँ अपना दूत भेजा था। कभी भी सवाल हो सकता है कि वह कौन सा पांड्य शासक था जिसने रोमन सम्राट अगस्टस से अपने दूत वहां उसके दरबार में भेजे थे, या दूतों का आदान प्रदान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी तुलना में जो है किससे की गई? इसकी तुलना करिकाल से की गई या करिकालन से की गई। सिलप्पाधिकारम एक पुस्तक है कि त्रासदी इसी के शासन काल में हुई, जब उसे निर्दोष कोवलन को चोरी के इल्जाम में प्राणदंड दे दिया। जब सिलप्पाधिकारम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि नेडुजेलियन ने एक कोवलन नामक व्यक्ति को चोरी के इल्जाम में प्राणदंड दे दिया था, और वह भी उसकी चोरी नहीं थी। यानी कि कहते हैं ना कि कोवलन ने चोरी भी नहीं किया था, और उस पे झूठा आरोप था, और उस आरोप के कारण नेडुजेलियन ने क्या किया? उसे प्राणदंड की सजा दे दी, उससे वो बेचारा मर गया। एक बड़ी त्रासदी हुई उसके बाद, उसी का जो वर्णन है सिलप्पाधिकारम नामक पुस्तक में किया गया है। ठीक है, इंग्लो आदिंगल नामक जो काव्य रचयिता हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक है, इसे वो बड़ी त्रासदी के रूप में देखते हैं। कारण क्या है कि हम कहते हैं भाई कि हमारे यहाँ जो भी हो, जो 10 गुनाहगार हो, 100 गुनाहगार हो, उनको आप क्या करिए? छोड़ दीजिए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यह बात साहित्य में भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित या झलकती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं मदुरा और पांड्य देश के संबंध में मदुरै कांची नामक एक रचना में नेडुजेलियन के कुशल शासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। क्या होता है? विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। अब पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई, जिसे कोलकाई था, जिसे बाद में मदुरै स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि कोरकाई से मदुरै कब स्थानांतरित किया गया। अब हम चोल, चेर और पांड्य को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक, इनका इंट्रोडक्शन आप जान चुके हैं। अब इनकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, इन 3 बिंदुओं पे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज यहां पे अपने क्लास को हम विराम देंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दक्षिण भारत के इतिहास में अगर जरा सा आप मन लगाएंगे तो इतिहास को भली भांति समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें, बड़े कम शासक हैं। हमने उन्हीं फैक्टों और कॉन्सेप्ट को आपके सम्मुख रखा है जो आपके लिए जरूरी है, यथावत है, या आपके लिए परीक्षा में उपयोगी है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिए। और अगली क्लास में हम बात करते हैं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इनके जीवन के बारे में, यानी दक्षिण भारत के इतिहास के कुछ अन्य आयामों के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।